पद पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। भिंडी की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। प्याज की उन्नतशील किस्में एवं रोपाई तकनीक पर जानकारी। आलू खुदाई यंत्र पर विस्तार पूर्वक जानकारी। हमारे जिन किसान भाइयों ने भिंडी की फसल लगाई होगी, उनकी फसल बढ़वार की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर होगी और इस फसल से यदि अधिकतम उपज लेना है तो भिंडी की फसल में कुछ वैज्ञानिक संतुतियों को अमल में लाना होगा। हमारे संवाददाता ने ग्राम मोपका जिला बिलासपुर के प्रगतिशील किसान भरत खैत्रपाल से संपर्क किया, जिन्होंने भिंडी की फसल उगाई है। आइए मिलते हैं उन्हीं से। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इस वक्त हमारे यहाँ भिंडी की फसल लगी हुई है। ये शक्ति वैरायटी है और अभी जो लगभग इसकी अवस्था है लगभग 62 दिन के आसपास की है और हल्का फुल्का फूल और फल इक्का दुक्का इसमें हम आने लग गए हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा पानी का भी वो रहा है और लगातार सर्दी अधिक है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रही। नहीं तो ये वैरायटी जो है लगभग 60 दिन में अपनी फल की अवस्था में पूरी तरह से आ जाती है, मगर ठंड अधिक होने की वजह से अभी इसकी थोड़ी बढ़वार कम है। इस वक्त जो इसमें काम हो चुका है वो हम बोने के बाद में, जैसे कि आप बोने का विधि भी देख रहे हैं कि हमने इसको लाइन से बोया हुआ है। ये हमारे यहाँ ड्रिप में लगी है। और जहाँ तक पानी के प्रबंधन की बात है तो चूंकि पिछले दिनों मौसम में काफ़ी पानी और इसकी वो थी, तो अभी हम इसकी सिंचाई लगभग 1 हफ्ते से बंद किए हुए हैं और जैसे ही मौसम में हल्का सा थोड़ा सूखापन आता है या पानी में गैप होता है तो अभी हम इसको 2 से 3 घंटा प्रतिदिन सिंचाई करेंगे और 1 दिन के आड़ में सुपर फास्फेट मतलब लिक्विड का 50 ml और यूरिया 3 किलो, पोटास 3 किलो की मात्रा से हम इसको अभी खाद दे रहे हैं, जिसमें कि लगभग 15 से 20 दिन के आड़ में तो 10 किलो मैग्नीशियम भी इसमें अभी दिया जा रहा है। लगभग 3 दिन के मतलब तीसरे दिन अपन इसको देते हैं अभी खाद। फल उत्पादन बढ़ने के बाद में जब फसल आने लगेगी तो इसको 4 से 5 किलो कर दिया जाएगा। जैसे जैसे भी खरपतवार दिखेंगे हम इसकी निंदाई और गुड़ाई लगातार करते रहेंगे, ताकि मतलब पौधे का भी विकास अच्छा बने रहे और खरपतवारों की वजह से किसी किस्म का डिस्टर्बेंस भी ना आए। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से हमारा फील्ड साफ सुथरा है। इसको इस तरह से मेंटेन करने के लिए हम दोनों ही विधियों का इस्तेमाल करते हैं। नाली और उसमें हम नींदानाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और जो पल्लियाँ हैं यानी क्यारियाँ हैं जिनमें बोई गई है फसल, उसको हम मैनुअल विधि से निंदाई करा करके
उसका खरपतवार प्रबंधन कर रहे हैं। इसमें चूंकि अभी ठंड पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा कीड़ों का अटैक अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसमें लगातार इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम आएगी। अगर उस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो वायरस लग जाएगा, जिससे येलो वेन मोजेक भी इसमें भिंडी का बोलते हैं अपन, वो भी लगने की संभावना होगी। तो अभी सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान होगा इस पर किसी भी किस्म का सेकिंग इंसेक्ट्स का अटैक ना हो। इसके अलावा इल्लियों का भी प्रबंधन हम जैसी जैसी भी समय आएगा उसके हिसाब से इसमें दवाओं का इस्तेमाल करते हुए आगे करेंगे। इसके अलावा भिंडी की फसल में और कौन कौन से कार्यों को संपादित करना है, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। आज मैं किसान भाइयों को भिंडी के फसल में लगने वाले बीमारी के बारे में बताना चाहूँगा। मुख्य रूप से भिंडी की फसल में पीला मोजेक रोग लग जाता है। इसके जो लक्षण हैं किसान भाई आसानी से पहचाने जा सकते हैं। इसमें इस भिंडी के जो पत्तियों में, पत्ती के सिराए में शुरुआत में पीला कलर दिखाई देने लगता है, लेकिन इसको फैलाने वाले जो कीड़े हैं, जो सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, इस छोटे छोटे मक्खी रहते हैं। इस मक्खी के द्वारा ये बीमारी जो है फैलता है। इसके जो है रोकथाम के लिए हमको सबसे पहले कीड़े का रोकथाम करना चाहिए। इसके लिए जो है किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा, इस कीड़े के रोकथाम के लिए रोगर दवाई, जो डाइमेथोएट रासायनिक नाम है, इसके नाम से, रोगड़ के नाम से आता है। इसका जो मात्रा है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके पश्चात अगर जहाँ कहीं अगर शुरुआत ये इस टाइप का पीला मोजेक का शुरुआत होता है तो किसान भाई से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ भी ऐसा शुरुआती दिखाई देने लगे उस पौधे को या पत्तियों को उखाड़ कर बाहर लेकर उसको जलाकर या दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। भिंडी में लगने वाले मुख्य रूप से कीड़े हैं, ये फली छेदक कीड़े हैं। फली छेदक इसके बाद जैसे फली आ रहा है और फली आने के बाद जो है उसमें फल में छेद करते हुए और फल को नुकसान पहुंचाते हुए फली छेदक कीड़े दिखाई देंगे। इसके रोकथाम के लिए जो है किसान भाई विशेष रूप से बाजार में उपलब्ध रहता है फेम करके दवाई। इस फेम दवाई को 5 ml प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव कर इस फली छेदक हैं इसकी रोकथाम जो है कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। यहाँ दिल ही नहीं दिमाग भी लगाना पड़ता है। सिर्फ ताकत ही नहीं हिम्मत भी जरूरी। कहीं तरतीब तो कहीं जीतता है इरादा और हर दिन बनते हैं नए रिकॉर्ड। रैंकिंग की रेस में कभी भी पलट सकती है बाजी। इसीलिए तो खेल नाम है इसका, जिसकी खबर आपको देते हैं सिर्फ ईटीवी स्पोर्ट्स में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। राज्य में आलू की खेती वृहत पैमाने पर होती है, जिसकी आगे आने वाले समय में खुदाई होगी। लेकिन किसान आज भी खुदाई परंपरागत तरीके से करते हैं, जिसमें खुदाई हेतु बहुत ही अधिक मजदूरों की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, जो मजदूर मिलते भी हैं वो पूरी तरह से दक्ष नहीं होते। अतः इस समस्या को देखते हुए वैज्ञानिकों ने आलू की खुदाई हेतु आलू खुदाई यंत्र को बनाया है, जिससे हम कम समय में अधिक खुदाई आसानी से कर सकते हैं। तो ये आलू खुदाई यंत्र कैसे काम करता है तथा इसकी कीमत एवं इस पर उपलब्ध अनुदान की जानकारी के लिए देखिए हमारी ये विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, सब्जियों में आलू का प्रमुख स्थान है। इसकी खेती
हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है। तो जिन किसान भाइयों ने आलू की बुआई की होगी उनकी फसल इस समय खुदाई योग्य हो गई होगी और वे इसकी खुदाई का कार्य भी कर रहे होंगे। चूँकि आज के समय में आलू की खुदाई के लिए उचित समय पर कुशल मजदूरों का मिलना कठिन हो गया है और जो श्रमिक मिलते भी हैं उनकी अधिक मजदूरी की मांग होती है और अकुशल मजदूरों से खुदाई कराने पर अधिकांश आलू कट जाते हैं जिनका बाजार में अच्छा भाव नहीं मिल पाता। इतना ही नहीं, खुदाई में अधिक समय लगने से अगली फसल की बुआई में विलंब हो जाता है। ऐसे में कृषकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस समस्या के समाधान हेतु हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने आलू खुदाई यंत्र का इजाद किया जिसे पोटैटो डिगर कहते हैं। इसके द्वारा कम मजदूरों की सहायता से कम लागत खर्च में अधिक क्षेत्रफल पर आलू की खुदाई की जा सकती है। किसान भाइयों, आलू की फसल की परिपक्वता पहचान करके खुदाई करने से पूर्व फसल पर खरपतवारनाशी दवा का छिड़काव कर देना चाहिए जिससे पत्तियां तथा डंठल सूख जाते हैं और यंत्र से खुदाई करने में काफी आसानी होती है। जहां तक किसान भाइयों पोटैटो डिगर की बनावट की बात है तो पोटैटो डिगर एक ऐसा यंत्र है जो एक साथ 2 पंक्तियों के आलू की खुदाई का कार्य करता है। इस यंत्र में 2 लोहे के तबेदार फले लगे होते हैं जो कि मिट्टी को काटते हैं। इसी के साथ इसके बीच फाल लगा होता है जो कि मिट्टी के अंदर घुस जाता है और जो आलू मिट्टी में होते हैं उसे बाहर निकाल देता है। इस यंत्र में एक बेल्ट लगा होता है जिस पर आलू खिसकता हुआ ऊपर चला आता है और यह बेल्ट लगातार हिलता रहता है। इसके हिलने से जो मिट्टी के टुकड़े होते हैं वह टूटकर नीचे गिर जाते हैं और आलू साफ होकर मिट्टी से अलग होकर यंत्र के पीछे गिर जाता है। इस प्रकार आलू मिट्टी से अच्छी तरह से बाहर आ जाता है। आलू की खुदाई के आधे घंटे उपरांत श्रमिकों की सहायता से आलू को इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद इकट्ठे आलू को छायादार स्थान पर ढेर लगाना पड़ता है। आलू खुदाई यंत्र के आर्थिक विश्लेषण की बात करें तो इस यंत्र में आलू की खुदाई करने के लिए प्रति हेक्टेयर 35 श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस यंत्र को चलाने के लिए 35 अश्व शक्ति के ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है और यह यंत्र 1 हेक्टेयर आलू फसल की खुदाई के लिए केवल 3 घंटे का समय लेता है तथा 1 हेक्टेयर आलू की खुदाई हेतु 12 लीटर डीजल की आवश्यकता पड़ती है। इस यंत्र से 1 हेक्टेयर आलू की खुदाई करने पर परंपरागत विधि की तुलना में 40 मजदूरों की बचत होती है जो कि आज के समय में प्रति हेक्टेयर 4,500 रुपए की बचत होती है। इस यंत्र की कीमत की बात करें तो 40,000 रुपया है जिस पर सरकार द्वारा प्रतिशत अनुदान राशि दे है। इस प्रकार इस यंत्र का मूल्य लगभग 20,000 रुपए पड़ता है और इस यंत्र का घिसावट व्यय बहुत ही कम आता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि इस यंत्र से कम समय, कम श्रम, कम लागत में आलू की खुदाई करके अधिक लाभ मिलता है। इसके साथ ही साथ आगामी फसलों की बुआई समय पर की जा सकती है। इस यंत्र की अधिक जानकारी हेतु आप केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नवी बाग भोपाल में संपर्क कर सकते हैं अथवा अपने नजदीकी कृषि विभाग में जाकर इस यंत्र की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्याज की खेती के लिए जिन किसान भाइयों ने नर्सरी लगा रखी है उनके यहाँ पौध रोपाई योग्य हो गई है
और कुछ किसान इसकी रोपाई भी कर रहे हैं, लेकिन इस फसल से अधिक उत्पादन तभी संभव है जब पौध रोपाई करते हुए वैज्ञानिक तकनीक को ध्यान में रखकर की जाए। हमारे एक कृषक हैं जो प्याज की तैयार पौध की रोपाई के विषय में जानकारी चाहते हैं, आइए मिलते हैं उन्हीं से। मैं प्याज का कुछ रोपा और कर चुका हूँ, तो मैं इस पूछना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले प्याज की खेत में तैयारी कैसे करूँ, कितनी जुताई करूँ, गोबर की खाद कितनी मात्रा में डालूँ, DAP, यूरिया, पोटाश, जिंक कितनी मात्रा में डालूँ, मैं रोपा का उपचार कैसे करूँ, मैं कितनी दूरी पे पौधा लगाऊँ कि जिसमें अच्छी पैदावार आए, इसके बाद में निदाई गुड़ाई कब करूँ और सिंचाई कब करूँ, मुझको पूरी जानकारी चाहिए। मैं गर्मी की प्याज है अच्छी पैदावार में ले सकूं। अतः यदि आप भी प्याज की रोपाई करने जा रहे हैं तो आप प्याज की पौध रोपाई के समय कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान दें, इसी संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दमोह के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर US धाकड़। अब आने वाला समय हमारा जायद या ग्रीष्म ऋतु का आने वाला है और हम ऐसे में कुछ किसान इनके खेत खाली होंगे जिनके पास सिंचाई के साधन है, वो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ लगाएंगे। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि प्याज एक ऐसी फसल है जो भरपूर उत्पादन तो देती ही है, साथ में अच्छा बाजार का भाव भी मिल जाता है। ग्रीष्मकालीन प्याज लगाने के पूर्व कुछ हमें सावधानियां रखना है, उन सावधानियों को विशेष तौर पे आपको अपनाना होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा किस्म का चुनाव। जो हमारी ग्रीष्मकालीन प्याज है उसके लिए एग्री फाउंड लाइट रेड जो हमारी किस्म है बहुत अच्छा उत्पादन भी देती है, रंग और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो इससे हमें बाजार का भाव भी अच्छा मिल जाता है। जिन किसान भाइयों के पास रोपा नहीं है वो किसी दूसरे किसानों से रोपा लेके आएंगे, तो ये रोपा खरीदने के पूर्व ये देख लें कि अच्छी क्वालिटी का रोपा हो, कहीं रोगग्रस्त या कोई कीड़े बीमारी से प्रभावित नहीं होना चाहिए, और खास करके एग्री फाउंड लाइट रेड जो हमारी किस्म है उसी का रोपा है या नहीं है। तो ये सब चीज़ हमें कहीं दूसरी जगह से ले रहे हैं तो उस समय ध्यान रख लेना चाहिए। जब हमारा रोपा किसान भाई मिल जाए उसके बाद में किसान भाई हमारी जो खेत की तैयारी है, मुख्य खेत जो हम जिसमें हम रोपा लगाने जाते हैं, तो उसे करीब 3 से 4 बार क्रॉस में उसकी बखरनी कर लेना चाहिए, अच्छी तरह से जुताई कर लेना चाहिए कम 3 से 4 बार, और उसके बाद में पाटा लगा लेना चाहिए। जब अंतिम बखरनी हम जो करें तो उसके पूर्व उसमें 20 से 25 टन हमारी जो गोबर की खाद है, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है, उसको उसमें खेत में मिला देना चाहिए। फसल रोपने के पूर्व जब हमारे खेत की अंतिम बखरनी हुई उसी समय हमें क्या पोषक तत्वों के प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। तो करीब 100 से 150 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो स्फूर और 60 किलो पोटास और 20 से 25 किलो जिंक सल्फेट अंतिम बखरनी पे जो हम रहते हैं उसमें से 1 भाग नाइट्रोजन का, बाकी सभी पोषक तत्वों की पूरी मात्रा अंतिम बखरनी के समय खेत में डाल देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा हमारी बची है उनको हम 15-15 दिन के अंतराल पर खड़ी फसल में सिंचाई के बाद में यूरिया के माध्यम से देते जाएंगे। तो किसान भाई इससे हमारा पोषक तत्व का प्रबंधन हुआ है। इस तरह से किसान भाई हमारा खेत तैयार हो गया है और खेतों पर लगाने के पूर्व उसमें अच्छी समकोण पे क्यारियां बना लेना चाहिए। क्यारियां बनाने से क्या होता है, किसान भाई हम जब पानी देते हैं तो एक जगह की पानी इकट्ठा एक साथ नहीं होता है और कहीं पे कम पानी भी नहीं रहता है, तो क्यारियों के माध्यम से हम पानी देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समकोण के आधार पर अच्छी उठी हुई क्यारियां बना लेना चाहिए। क्यारियों में किसान भाइयों अब हमारा समय आ गया है कि हमें फसल को रोपना है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें, जब हम रोपा लगाते हैं उसी समय रोपा को ही जो बेबिस्टिन है या जो हमारा कार्बेंडाजिम है इसकी 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना लें और उसमें रोपा डुबा के और रोपा की जड़ों को उसमें अच्छी तरह दबा के उसके बाद ही खेत में लगाएं। अब हमें खेत में जब हमारी प्याज लगा रहे हैं तो किसान भाइयों कतार से कतार की दूरी हमें कम से कम 15 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 10 से 15 सेंटीमीटर तक रख सकती है। इस तरह किसान भाइयों मुख्य खेत में हमारी प्याज का रोपा लग जाता है और रोपा लगाने के बाद में किसान भाइयों जब हमारी फसल अच्छी हो जाए तो उसमें कम 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। किसान भाइयों इसी समय हमें खरपतवारों का प्रबंधन भी करना पड़ता है। जब हमारा रोपा लगाते हैं तो रोपा लगाते समय ही हमें पेंडिमिथ्रिन है जो हमारा उसकी 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1000 लीटर पानी मिला के अच्छी तरह से अगर छिड़काव कर देते हैं तो हमारे खरपतवार पूरे खत्म हो जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों। खड़ी फसल में कोई भी आप इस तरह की वो न करें। इसके लिए तो आप सबसे बढ़िया है कि निदाई गुड़ाई खुरपी की साथ से करते रहें, क्योंकि इसमें सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले कई जो हमारे खरीफ के या जायद के जो खरपतवार हैं वो उसमें आते ही हैं, तो उनको सिंचाई देने के पहले खेत की साफ सफाई कर लें। तो किसान भाइयों प्याज एक बहुत अच्छी फसल है, ये बहुगुणी फसल है, आयुर्वेद में इसे विशेष औषधि का दर्जा प्राप्त है। अगर इसका आप उच्च क्वालिटी का गुणवत्ता के कंद प्राप्त करते हैं तो निश्चित है बाजार से आपको अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। औषधीय फसलों में अफीम की खेती जिन किसान भाइयों ने लगा रखी है, उनकी फसल इस समय पुष्पन अवस्था पर है और इस अवस्था में फसल पर कुछ कीट और रोगों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यदि इन कीट और रोगों का नियंत्रण समय पर न किया गया तो फसल से कम उपज की प्राप्ति होगी। अतः वर्तमान में इन हानिकारक कीट एवं रोगों से अफीम की फसल को कैसे बचाया जाए, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पोखर रावल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन दिनों में अफीम की फसल 80 से 90 दिनों की हो चुकी है और इस फसल के ऊपर कई तरह के रोगों का और कीटों का प्रकोप होता है। तो किसान भाइयों, इन दिनों जैसा आप ये देख रहे हैं कि इसका एक प्रमुख रोग है जड़ गलन, जो कि बहुतायत में देखा जा रहा है। आप लक्षणों में से देख सकते हैं कि ये फसल के ऊपर मुरझाया हुआ सा पौधा नजर आते हैं। तो किसान भाइयों, ये मिट्टी से होने वाली फफूंदी द्वारा ये रोग फैलता है। किसान भाइयों, इसके निदान के लिए अगर कम रोग प्रकट हुआ है तो इसके लिए मैनकोजेब दवा 4 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बना करके फसल से सिंचाई करें, यानी ड्रेंचिंग करना है। अगर किसान भाइयों ये रोग उग्र अवस्था में नजर आ रहा है और कुछ ज़्यादा तने फट रहे हैं और पौधे ज़्यादा मरने लग रहे हैं या मरते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके लिए आप हेक्साकोनाजोल 5 EC फफूंदनाशक दवा का 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके फसल में सिंचाई करें या ड्रेंचिंग करवा दें। इस दवाई का ड्रेंचिंग पुनः 10 दिन के अंतराल से दोहरावें। किसान भाइयों, इसके ऊपर दूसरा रोग आता है डाउनी मिल्ड्यू, जिसे कि आप काली मस्सी कहते हैं। काली मस्सी के लक्षण काफ़ी इन दिनों देखे जा रहे हैं। तो इस अवस्था में किसान भाइयों रिडोमिल MZ बेहतर WP नामक दवा आती है, जिसमें कि 2 केमिकल हैं, मैनकोजेब और मेटालेक्सिल। तो किसान भाइयों, इस दवा का 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव करें। और किसान भाइयों, छिड़काव या तो सुबह के समय या शाम के समय करें और छिड़काव पूरी फसल के ऊपर ये आप प्रॉपर करें, जिससे कि इस रोग का निदान हो सकता है। इसके छिड़काव को बीमारी की उग्रता को देखते हुए कम से कम 8 से 12 दिन पे आप पुनः दोहरावें। किसान भाइयों, ज्यों ही अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा तापमान में वृद्धि हो रहा है, तो इस समय फसल के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद पत्तियों के ऊपर चकते से दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी भाषा में धौली मसी रोग कहते हैं, जो कि पाउडरी मिल्ड्यू और छाछिया रोग कहलाता है। किसान भाइयों, ये भी एक फफूंदी द्वारा होने वाला रोग है। तो इसके लिए तो जो ही लक्षण आपको नज़र आते हैं तो आप तुरंत ही कैराथेन 48 EC नामक दवा 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप इसका तुरंत छिड़काव करें। किसान भाइयों, ये रोग इतना उग्र है कि 5 दिन में पूरे खेत में फैल सकता है। तो इसका छिड़काव पुनः आप 8 से 10 दिन के अंतराल से दोहरावें। इसके साथ ही किसान भाइयों, एक दूसरी बीमारी है जो कि पत्ती धब्बा, जो कि पत्तियों के ऊपर, ऊपरी पत्तियों के ऊपर शुरुआती अवस्था में काले काले हल्के पीले से धब्बे नजर आते हैं, वो बाद में पूरी पत्ती को ढक लेते हैं। तो किसान भाइयों, एक काली मस्सी और पत्ती धब्बा रोग में अंतर है। आप अंतर देखेंगे तो काली मस्सी की पत्ती को उलट करके जब देख रहे हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, तो हल्की रोमिलदार संरचना आपको पत्तियों के धब्बों के नीचे दिखाई देती है। ये काली मस्सी रोग है। जबकि पत्ती धब्बा रोग में केवल ऊपर की तरफ काले धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि बढ़ करके बड़े हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए आप बाजार में मैनकोजेब 75 WP नामक दवा उपलब्ध है। उस दवाई का 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बना करके आप तुरंत छिड़काव करें
और इस छिड़काव को आप 10 से 12 दिनों के अंतराल से पुनः दोहरावें। किसान भाइयों, इसके साथ जो ही तापमान में अभी वृद्धि का समय चल रहा है तो आप देखेंगे कि जो फूल खिलने से पहले डोडियां आ रही, उनके ऊपर भी चकते बन रहे हैं और ऊपर वाली पत्तियों पर हल्का सा एक जला हुआ भाग दिखाई दे रहा है, जिसको कि बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं। ये जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। तो इससे भी आप देखेंगे कि ऊपर की पत्तियां आपको जली हुई साइड से आधी आधी नजर आ रही है। देख रहे हैं कि फूलों के ऊपर भी काले रंग के चकते नजर आ रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। तो इसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक दवा की 4 ग्राम मात्रा और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की दवा 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से, यानी कि 15 लीटर की टंकी में आपको 60 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 6 ग्राम मात्रा आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की डाल करके 15 लीटर के पानी में घोल बना करके आपको छिड़काव करना है। और किसान भाइयों, ये छिड़काव आप उन्हें 10 से 12 दिन के अंतराल से रोग के उग्रता को देखते हुए, अगर रोग खेत में फिर भी नजर आ रहा है तो पुनः दिनों को आप कम करके दूसरा छिड़काव कर सकते हैं। अगर रोग कंट्रोल हो गया है तो आप 15 दिन का अंतराल रख सकते हैं। इसके साथ साथ ही किसान भाई, आप देख रहे हैं कि खेत में पीली पत्तियां भी नजर आती है, जो कि पत्तियों का आकार बिगड़ा हुआ है, पौधा का साइज कम हो गया है और पूरा पौधा पीला सा दिखाई, एक झाड़ी नुमा सा दिखाई दे रहा है, जिसपे डोडे और फूल भी नहीं बन पा रहे हैं। तो ये विषाणु जनित रोग है। तो किसान भाइयों, विषाणु जनित रोग को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहला काम ये करें कि इस तरह के ग्रसित पौधे तो कृपया करके उनको उखाड़ के गहरे गड्ढे में दबा दें। ये विषाणु वाला होने वाला रोग कीड़ों से बीमार फसल से स्वस्थ फसल में फैलता है। तो जो ही आपका देख रहे हैं इन दिनों माहू का प्रकोप काफ़ी हो चुका है फसल में, तो इस रोग के निदान के लिए और माहू को कंट्रोल करने के लिए या रस चूसक कीटों को कंट्रोल करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा 17.8 SL बाजार में उपलब्ध है। इस दवा का 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव करें, जिससे कि आपके रस चूसने वाले कीटों का निदान होगा, साथ साथ ये विषाणु से होने वाली बीमारी आगे नहीं फैलेगी। तो इस तरह से अगर आप इन सारी बीमारियों को मद्देनजर रखते हुए और समय पर ये रोग जो दिखाए जा रहे हैं आपको और नियंत्रण बताए जा रहे हैं, तो इनको पहचान कर समय पर उपचार करेंगे तो आप अपनी फसल को बचा सकते हैं और इसके साथ साथ आप अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पर्वतपुरा, जिला श्योपुर के कृषक जगदीश कुमार ने। यह गाय की गिर तथा साहिवाल नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो जगदीश कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हमारे देश में उन्नत गौ पशुओं की जो नस्लें हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। और जो दुधारू नस्लें हैं भारतवर्ष की, उनमें गिर गाय, जो कि गुजरात उनका मूल स्थान है, यह गाय लाल रंग की होती है और गुजरात राज्य के जूनागढ़ काठियावाड़ ज़िले में यह पाई जाती है। और इसका दुग्ध उत्पादन देसी गाय की तुलना में अच्छा होता है। तो चयन के रूप से यह गिर गाय जो होती है अति सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके पश्चात जो दूसरी दुधारू नस्ल है वह है साहिवाल। यह जो है हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर सीमांत प्रांत क्षेत्रों में पाई जाती है और यह लाल रंग की होती है। और साहिवाल गाय जो होती है इसका दुग्ध उत्पादन भी जो है 3 से 5 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से होता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।